पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है और लिफ्ट वाले प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते हैं इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। इसमें जी वाइस जी, अब यहाँ पे जी देखने ही ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। यहाँ जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस बात को हम लोग जानते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पहले सही से समझ लेते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है कांस्टेंट का अमाउंट कभी इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब है अगर जी की बात करें तो ये तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एवरीवेयर ये क्या रहेगा, हर जगह पे क्या होगा, ये सेम होगा। हर जगह ये जी का वैल्यू सेम होगा तो इसका जी का वैल्यू भाई कितना होता है, ठीक है। तो जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.7 × 10⁻⁻11 होता है। अच्छा, इसका यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका यूनिट हम लोग याद हो तो कैसे निकाले थे, हम लोग निकाले थे फोर्स से। फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं Gm1m2/r का होल स्क्वायर। यहाँ से जी का वैल्यू अगर निकाले तो जी इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो Fr² और m1 m2 के बाई में चला जाएगा तो m2 ये हो जाएगा। और यहाँ जी इक्वल टू, अब देखें न्यूटन, यहाँ से बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट बात करें तो ये एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स को मेजरमेंट करते हैं न्यूटन में, तो ये हो गया न्यूटन। r², ये r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, 2 को है तो मीटर स्क्वायर। अब बाई में क्या है, केजी, केजी को हम लोग सॉरी मास है तो केजी में मेजरमेंट करते हैं, तो 2 है तो केजी कितना स्क्वायर। तो ऐसे इसका यूनिट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से ये कहानी आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक वैल्यू का इसका वैल्यू जो होता है कभी वैरी नहीं करता है। वैरी नहीं करता है मतलब अगर अर्थ पे जितना इसका अगर 6.7 × 10⁻⁻11 है तो मून पे भी चले जाओगे तो उतना ही होगा। इसका जी का वैल्यू कभी घटता बढ़ता नहीं है। बस इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। और इसका यूनिट यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से आप डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। मेन जो मतलब होता है अपने पास ये जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज, ये तो पहला बात कांस्टेंट होता है लेकिन वैरी करता है। कांस्टेंट सरफेस पे कांस्टेंट होता है लेकिन वैरी करता है कहाँ पे, अगर कहीं दूर जाते हैं तो सभी पोजीशन को समझेंगे। यूनिट भी उसका अलग, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है तो यूनिट भी इसका क्या होता है, अलग। पहले लिख लेते हैं इसको। जी क्या है, स्मॉल जी, ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 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 ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ए है कौन चीज, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये किस तरह का है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब समझने की बात है कि गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मतलब इसके अंदर में अर्थ जरूर आएगा, ठीक है। ये अर्थ है, सपोज मान लीजिए अर्थ है, क्योंकि हमेशा गुरुत्वाकर्षण अर्थ या कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो लग रहा था उसको गुरुत्वाकर्षण बोल रहे थे। लेकिन जब ग्रेविटी की बात करते हैं, जी की बात करते हैं, तो वो एक अर्थ होता है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगाता है या फिर नीचे की तरफ जो खींचता है और उसमें जो एक्सेलरेशन लाता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, जी। तो एक्चुअली एक क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन देता कौन है, तो अर्थ जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींचता है, उस वजह से अर्थ नीचे की तरफ आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, हम लोग एक बात फार्मूला जान चुके हैं पहले भी कि एफ इक्वल टू ए क्या होता है, Gm1 m2 बाई कितना, r²। ए m1 क्या है, m1 है, यहाँ मान लीजिए ये मास है m2, ये बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं r। और ये मान लीजिए कि क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी न किसी को ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप मेरे सामने तो आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ और सेम फोर्स है, इसलिए ये एफ फोर्स है तो इधर से भी एफ फोर्स है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो एफ इक्वल टू हम लोग यहाँ से ए निकाल चुके थे।
लेकिन अर्थ जब यहाँ पे, अब समझिएगा ये कब के लिए, जब एक ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक, अगर एक ऑब्जेक्ट को हटा करके अर्थ को रख दें और एक आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख लें, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं सरफेस पे रखे, तो नीचे की तरफ वो क्या करता है, फोर्स जो खींचता है, नीचे की तरफ जो फोर्स खींचता है mg से खींचता है। हम लोग जानते हैं कि वेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया F इक्वल टू कितना, mg हो गया। अगर यहाँ से इसको कन्वर्ट कर ले, मान लीजिए आप जो मास माने हैं जो ऑब्जेक्ट का, उसका अगर यहाँ पे है तो m, और अर्थ का मास अगर कैपिटल M मान ले तो ये हो गया। और अर्थ का रेडियस का, मान लीजिए ये अर्थ है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका m है और इसका सेंटर ए रेडियस है, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर की तरफ उसको खींच रहा होता है, ठीक है। तो ये बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से इस फॉर्मूला को क्रिएट करता है जी m कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ बाई डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ए वाला सेंटर हो गया, ए बीच का डिस्टेंस हो गया। तो अभी इमेजिन करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट सरफेस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ रखा हुआ है। तो यहाँ से इसका मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ है तो नीचे की तरफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए है और ए एक ए है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल इसलिए क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ हम लोग पढ़े हैं कि भाई क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो अपने पास यहाँ है और ए फोर्स है, तो यहाँ से जी एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर एम जी हो गया, और यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ से हम लोग जी का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो इसको याद रखना है, एक कब भी यूज़ करते हैं जब ये अप्रॉक्सीमेट सरफेस, और एक कब यूज़ करते हैं जब ये अर्थ के सरफेस पे होता है। कहाँ पे, अर्थ के, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, मतलब पृथ्वी के कहाँ पे, सरफेस पे होता है तब, पृथ्वी के कौन सी सरफेस पे होता है तब के लिए, है ना, पृष्ठ पे होता है तब के लिए। बात समझ पा रहे हैं क्या, तब के लिए इसको अप्लाई करते हैं। अब समझिएगा, तब g का वैल्यू अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, g का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल g, कैपिटल G का वैल्यू हम लोग को पता है 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो भी होता है, और मास ऑफ द अर्थ हम लोग पता है 64 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg होता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग जानते हैं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर मीटर होता है, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 9.8 आता है, और यही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग रट्टा मारते हैं कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली अपने पास जो फॉर्मूला है यहाँ से, इससे हम लोग निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक कब के होगा, याद रहे, एक कब, ये सरफेस पे होगा तब। यही चीज़ अगर ऊपर चले जाएं या फिर अर्थ के नीचे चले जाएं, अर्थ में अगर होल करके समझाएं, तो फिर ये जी वैरी करता है। तो इसलिए यहाँ से अब दूसरा नंबर बात कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर कि जी वैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो ये बात आपको याद रखना है कि जी का वैल्यू जो होता है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वैरी करता है। जैसे कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग जानते हो तो कांस्टेंट होता है, वैरी नहीं करता है, लेकिन ये वैरी करता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भाई, अर्थ पे ही हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इसका जी का प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। अगर जी है एक कैपिटल जी मास बाई आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलकर हमको देखेंगे कि कब किस किस केस में गलती होने लगता है। याद रखेंगे कि यहाँ पे अभी फिलहाल एकदम सही है, करेक्ट है। अगर r का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो मुझे पता है कि ये r है, और यहाँ पे g कितना लग रहा है, तो 9.8 लग रहा है। सपोज मान लीजिए मैं चला गया यहाँ h हाइट पे, अब यहाँ पे g जो होगा, g डैश कुछ अलग होगा, और o क्या होगा, कम होगा, किससे, g से। क्या, क्योंकि r में बढ़ाया, r में क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ r था, r में इंक्रीजमेंट कर दिया, आज कितना हो गया, h r इतना हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, मतलब ये कम होगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, डिक्रीज कर दे, तो r क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखना, ये अगर इसको हम लोग, अब सपोज मान लो कि ये अर्थ पे है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और ये इसका सेंटर r है, और यहाँ से अब नीचे की तरफ आने लगो, ठीक है ना। तो यहाँ पे g डैश है
और यहाँ पे मान लीजिए जी डबल डैश है, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा जी डैश से, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ तक आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, कहाँ पे, सरफेस तक मैक्सिमम दिखाई देगा। अब सोचोगे कि मान लो कि सर अर्थ के अंदर चले जाएं, अर्थ कुछ होल कर दें, तो यहाँ पे ये जी का वैल्यू और भी ज़्यादा होगा, तो नहीं। तो यहाँ याद रखना होता है कि सरफेस तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज़ करता जाता है, जी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और साथ में जैसे जैसे अर्थ के अंदर माने होल करके नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे और भी ये भी क्या करता है, डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मिनिमम ये सरफेस पे ही हो सकता है। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो आज से रट्टा मारने की वाली एक स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो भी घटेगा, अर्थ के नीचे की तरफ जाएंगे तो भी घटेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहीं पे आप देख करके आप तो कहोगे सर ये घटा तो ये बढ़ना चाहिए, ये रेडियस बढ़ा तो ये तो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ता है, इसका रीज़न आपको बताऊंगा। जब इसके अंदर फार्मूला मैं क्रिएट करूंगा आपको तो समझ में आएगा कि अच्छा ये रीज़न था क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली ये सही है, आर अगर बढ़ रहा है तो ए क्या बनना, जी भी बढ़ना चाहिए, सॉरी घटना चाहिए। अगर आर घट रहा है तो जी क्या हो रहा है, एक्चुअली बढ़ना चाहिए। अब बढ़ता भी है, लेकिन इस केस में क्या होता है, कम होता है। रीज़न क्या होता है हम लोग समझेंगे इस बात को। फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि ये इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें हम लोग को समझ में आई कि भाई अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी क्या होगा, घटेगा। रीज़न क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो समझेंगे। ये मान लीजिए अर्थ है, अभी यहाँ पे था तो अर्थ सिर्फ किसके तरफ खींच रहा था, सिर्फ नीचे की तरफ खींच रहा था। सपोज बात समझ रहे हैं। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो अर्थ तो नीचे की तरफ खींचेगा, इसके तरफ अपने सेंटर की तरफ। लेकिन ये देखो तो इसके बाद सराउंडिंग मास भी तो है, ये सब मास क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ खींचेगा। तो इसके एक्सेलरेशन को ये सब मास जो है ये भी तो फोर्स लगाएगा। वो सब कोई भी अगर मास है तो एक्सेलरेशन उसके फोर्स लगाएगा, तो उसके एक्सेलरेशन को क्या करेगा, कम करता है। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो ये वाला मास क्या होता है, आगे वाला मास बढ़ता जाता है, तो आगे की तरफ खींचता चला जाता है। और जो ही हम लोग सेंटर पे चले जाते हैं तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सेंटर पे चले जाएंगे तो जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब बाहर की तरफ खींचना शुरू करता है, एक्चुअली खींचता नहीं है, वहाँ पर जाकर वो चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हमको, पहला बात आपको समझने हैं कि जी जो होता है 9.8 का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, सरफेस ऑफ द कॉन्शियस अर्थ। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग जानना चाहिए कि जी इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर है। यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी का, और r क्या है, रेडियस, त्रिज्या ऑफ द अर्थ, त्रिज्या किसका, तो पृथ्वी का, ऑफ अर्थ। ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग तीसरा नंबर बात सीखे हैं कि g जो होता है, ठीक है, आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा नंबर बात कहे हैं कि देखना है, ये अगर अर्थ है, ये इसका सेंटर है, आर है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जी, अगर यहाँ पे हम लोग को पता है कि जी होता है, ये जी डैश हो गया, तो ये कम हो जाता है इससे कंपेयर करके, कहाँ पे, ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, ये हाइट पे चले गए तो। अच्छा, चौथा नंबर मुझे बात याद रखने हैं कि ए जी है और ए सेंटर इसके तरफ आ गए, तो यहाँ पे जी होता है जी, तो यहाँ पे जी डैश हो तो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ भी अंदर में भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पांचवा नंबर याद रखना है कि ए अगर अर्थ है तो सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। छठा नंबर समझना है कि अर्थ जो होता है हम लोग को पता है पूरा राउंड नहीं, इलिप्टिकल पार्ट का कुछ हो जाता है, ऐसा अंडा टाइप का हो जाता है। अगर इसको हम लोग याद करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। अच्छा, अक्षांश बोलते हैं इसको, इक्वेटर को अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। अब याद रखिएगा, ये वाला डिस्टेंस ये क्या है, आर है, और ये जो आर डैश होता है ये वाला, ये थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ये क्या होता है, बड़ा होता है किससे, आर से।
तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है m, तो यहाँ z का वैल्यू जो होता है मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। कहाँ पे? इक्वेटर पे। रीज़न क्या समझ रहे क्या? r बढ़ा, r बढ़ेगा, देखना r बढ़ा, r बढ़ा तो g क्या होगा? घटा, क्योंकि इधर r का वैल्यू बड़ा होता है, इधर क्या होता है? छोटा होता है। दिख रहा है? छोटा भी है। तो यहाँ पे g का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे g का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो कॉन्स्टेंट पोल के ऊपर। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल के ऊपर। और मिनिमम कहाँ होता है? तो भाई इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? मिनिमम होता है। और जी पे क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, एक कंसेप्ट हम लोग को क्लियर अगर समझ में आया तो 7 नंबर आप समझते हैं कि अब कैसे कैसे वैरी करता है। ठीक है, अब एक जनरल फार्मूलाज हम लोग क्रिएट कर लें, तो यहाँ से हम लोग अब रट्टा ना मार के हम लोग कभी दे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इतना। मान लीजिए ए अर्थ है और ए आर है। एक तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए मास इसका m है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक हो जाए। ठीक है, m मास का, तो ए हो गया सरफेस पे। दूसरा केस ये हो जाएगा कि ए अर्थ है, ए सेंटर है, ए रेडियस है, और यहाँ से कुछ हाइट h पे ऑब्जेक्ट हो जाए, m मास। ठीक है, तीसरा केस आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं कि ए अर्थ है और ए सेंटर, तो मान लीजिए ए कुछ नीचे आ जाए, और ए टोटल यहाँ से यहाँ तक r है, और ए नीचे से क्या हो जाए? ये मास यहाँ पे ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ जाए, तो ये नीचे वाला कितना? r माइनस एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए। तीन ही केस हो सकता है, एक तो सरफेस पे हो सकता है, या कुछ हाइट पे हो सकता है, या फिर सरफेस के धरती के अंदर में होकर हो सकता है। तीनों के लिए अलग जनरल फार्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो बात बन सकती है। इसका मतलब हम लोग जी का वैल्यू यहाँ से अगर मून का भी निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, अगर मुझे जनरल फार्मूला ए वाला फार्मूला अगर क्रिएट कर ले तो। यहाँ पे तो सरफेस के लिए तो मेरे पास फार्मूला है जी इक्वल टू, मुझे पता है कि जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर होता है ना। इसके लिए मेरे पास फार्मूला है, और यहाँ से जी का वैल्यू हम लोग निकाल भी चुके हैं कि सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं किसके लिए? तो नॉर्मल सा पहले इसको उठाते हैं, केस, इसको हम लोग कहते हैं केस 1, इसको कहते हैं केस 2, और एक केस 3 तो हम लोग कर चुके हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए केस 1 उठाते हैं पहले। केस 1 में क्या है? अर्थ के नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ए स्फीयर लेकर चलना पड़ेगा कि अर्थ एक स्फीयर है। तो अर्थ एक स्फीयर होता है, तो मुझे पता है कि डेंसिटी, अब देखना यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू हम लोग को पता है कि मास बाई क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, और इसको हम लोग डेंसिटी को रो से इंडिकेट कर रहे होते हैं, और मास कैपिटल मास मान लीजिए इसी का मास ले लेते हैं, बाई वॉल्यूम होता है v। ठीक है, यहाँ से अगर मास निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? मास ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अगर इसको अगर किसी तरह हम लोग पता कर ले कि भाई इसको कुछ मास अलग अलग कर ले कुछ उपाय करके, तो मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए हो जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है? तो कैपिटल आर क्यू। ठीक है, ये पूरे का कितना हो गया? मास हो गया, पूरे अर्थ का मास हो गया। ये एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल एम क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑफ अर्थ। वी क्या है? वॉल्यूम, कोई दिक्कत की बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कौन चीज? अर्थ। ठीक है, अच्छा ए क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ए अपने पास हो गया। तो एक तो ए मास अपने पास अच्छा सा मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचना यहाँ सब अंदर खोद करके मास यहाँ तक चला गया, तो यहाँ तक एक नया सा एक हेमीस्फीयर इससे बन सकता है क्या? एकदम बनेगा। अब उसका मैं चाहता हूँ कि मास निकालूं, तो इसके मास को अगर मैं क्या कहूँ? एम कह दूँ, कोई दिक्कत है ना? इसके मास को अगर हम लोग एम कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? गौर करिएगा। ठीक है, और इस मास में ए भी मास क्या होगा? शामिल होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए मास इक्वल टू हम लोग फिर से, क्योंकि डेंसिटी तो वही अर्थ है तो डेंसिटी तो चेंज होगा नहीं,
वाई में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास डेंसिटी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो कितना 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है आज, आर माइनस एक्स, कितना आर माइनस एक्स का होल क्यू। बात समझ पा रहे हैं क्या? आज इतना अपने पास फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ से हम लोग दोनों का मास मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है। तो दोनों का अब मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेविटी कौन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकता हूँ क्या? चलिए इसका पहले निकालता हूँ। ये जी होता है, सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इमेजिन करते हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे मुझे पता है कि क्या होता है, जी कैपिटल M/r² होता है। अब गौर करना, जी मास का वैल्यू यहाँ से अगर उठा गया डेंसिटी 4 पाई आर क्यू बाई कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब 4 जी डेंसिटी है, ये पी नहीं डेंसिटी पाई आर क्यू बाई कितना 3, इतना हो जाएगा जी। ये कहाँ पे होगा, इस सरफेस पे, इस फॉर्म में मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे निकालता हूँ भाई, इधर क्या निकालता हूँ कि यहाँ पे जी क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए जी डैश होगा, क्योंकि जी का वैल्यू तो घटेगा ना कुछ तो कम होगा। तो जी डैश इक्वल टू, अब इसका तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होता है, कहीं चेंज होता नहीं। तो मास ऑफ द अर्थ, अब यहाँ पे क्या होता है मास, तो ये हो जाएगा m, तो इसका वैल्यू डाल दो 4/3 कितना पाई, पहले इसको हटा करके थोड़ा सा मैं, जी डैश इक्वल टू जी मास 4/3 पाई आर माइनस एक्स का क्यू, बाई में क्या चल रहा है अपना, बाई में क्या होता है आर का स्क्वायर। अच्छा इसका तो बाई वाला छूट ही गया, बाई आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर। अच्छा इसके में बाई में क्या होगा, तो ही आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से z डैश इक्वल टू जी, 4 को पहले कर दे, जी 4 पाई आर माइनस एक्स बाई में कितना हो जाएगा, सॉरी ऊपर तो आर माइनस एक्स, बाई में तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ इतना बचेगा। तो मान लीजिए ए जी डैश, नीचे में करते हैं जी डैश 4 जी पाई आर माइनस कितना एक्स हो गया, आर माइनस एक्स बाई इसका 4 जी डेंसिटी इसका क्या हो गया भाई, तो इसका भी कहीं ना कहीं डेंसिटी होना चाहिए था, डेंसिटी होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, डेंसिटी लिख दिए, डेंसिटी ओके ओके। अब बाई 3, तो यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, सबसे छूट रहा है क्या, ये बाई 3 है तो बाई में 3 आना चाहिए, तो 3 यहाँ हो गया ओके। 4g डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी इसको देखिए, तो इसको कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, आर। अच्छा इसके भी बाई में 3 रहा होगा, इसके भी बाई में 3 रहा होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा इतना, 4 से a कैंसिल, डेंसिटी से a कैंसिल, बचा कितना अपने पास, तो z डैश बाई z इक्वल टू आर माइनस एक्स बाई कितना, एक r बचा हुआ है तो r। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे g डैश निकाले, 3 छूट गया तो 3 लिख दिए यहाँ पे। अब समझ, डेंसिटी भी छूट गया, डेंसिटी भी लिख दिए। यहाँ से g निकाले हैं तो यहाँ से g, और दोनों को अब क्या किया, रेशियो निकाले हैं, बाई में 3 दोनों में आता, 3 कैंसिल हो गया। अच्छा अब इसके बाद ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया, बच गया अपने पास कट के इतना। अब क्या करते हैं, z डैश बाई z, इसको सेपरेट करेंगे तो x बाई कितना आएगा r, और यहाँ से अगर हम लोग g डैश का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, z डैश इक्वल टू z इंटू एक्स बाई कितना r होता है। अब देखना x बाई क्या होता है, r होता है। तो ये नॉर्मल सा अपने पास फार्मूला होता है, कब, जब अंदर गए हुए रहते हैं तब। तो याद रहना a डैश इक्वल टू z 1 माइनस एक्स बाई कितना r। अब x कौन सा है दिख रहा है, कितना डाउन में गया है, तो वो ऊपर में होना चाहिए। अब बाई में r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब 1 माइनस है, 1 माइनस, तो ये अगर गौर करना, जितना a जाएंगे, मान लीजिए अंदर चले गए 2000 किलोमीटर, और बाई में a क्या है, r का वैल्यू जान रहा है 6.4 × 10⁻⁶ है, डिवाइड करेंगे
तो हो सकता है 1 से कम आएगा, तो 1 से क्या मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट इसका दे दे, ठीक है ना, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे, अब समझिएगा कैसे मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए एफ टोटल 1 है, मुझे उतना पता नहीं, 6.4 होता है 10⁻6 होता है, हम 1 मान लेते हैं कि 1 है, तो भाई इसके नीचे जाना है, यहाँ तक तो जाएंगे, यहाँ पे अगर आ गए तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कम आएंगे तो ऊपर में तो 1 से कम ही वैल्यू न रखाएगा, 1/2 रखाएगा, कुछ भी रखाएगा, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 से कम आ सकता है, 0 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 1 से कम आएगा तो ये नेगेटिव, यही बता रहा होता है कि ये क्या होता है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस सेंटर पे क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। गौर कीजिए, यहाँ पे जब हम लोग सेंटर पे जा रहे हैं तो x को बढ़ा के कहाँ तक कर दिए, r, मतलब आज x इक्वल टू किसके, r के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से z डैश इक्वल टू z 1 माइनस x की इक्वल टू क्या हो गया, r, तो r बाई कितना हो जाएगा r, और एक कैंसिल होके 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो g डैश कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब सेंटर पे जो ही जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया। अब समझते हैं केस नंबर 2, जब कुछ हाइट पे चलते हैं तब फॉर्मूला इसको जरूर याद करो, कितना z 1 माइनस एक्स बाई कितना r, इतना हो गया कब के लिए, जब अंदर जा रहे थे। अब केस क्या है कि भाई ये अर्थ है, ये r है, अब हमने h हाइट पे चला गया, ये h हाइट पे, ठीक है, h हाइट पे मैं चला गया। समझिएगा, z का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अर्थ पे क्या होता है m बाई a, क्या होता है r स्क्वायर, r क्या है a, रेडियस है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे गए तो g डैश हो गया, तो g डैश अगर निकालें तो g m बाई, इसका तो मास का कोई मतलब नहीं होता है, पता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हटा दिया जाता है। इसके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो r प्लस h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या r प्लस एस का होल स्क्वायर। अब दोनों का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो, तो z डैश बाई z कर ले, तो क्या हो जाएगा, z डैश हो गया जी एम बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर बाई जी एम बाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो z डैश बाई z इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बाई आर प्लस कितना h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सोचिएगा g डैश z, ये r स्क्वायर, इसमें से अगर r कॉमन ले ले तो r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और ये 1 प्लस h बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्या देखिए, इसमें से क्या किया, r कॉमन लिए, r कॉमन लेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो बाहर निकलेंगे तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, r कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ तो r था नहीं तो बाई में r लगा दिया, और ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, क्या तो जी डैश है ना, जी डैश बाई जी इक्वल टू अपने पास हो गया 1 प्लस एच बाई कितना आर का होल स्क्वायर, और इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर का -2, पावर को क्या हो जाएगा, -2। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये निकलेगा कुछ ऐसा 1 माइनस 2h बाई आर प्लस, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये हायर पावर ऑफ द एच हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हायर, यहाँ लिख देते हैं हायर पावर ऑफ h बाई आर, और ये हायर पावर, जितना पावर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में ये क्या है, रेडियस तो बहुत बड़ा है, और ऊपर h तो क्या है, कम होगा, या फिर ज़्यादा भी तो क्या होगा, ये डिवाइड करके क्या होगा, नेग्लिजिबल, इधर जितना पावर होगा उतना ही वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, तो इधर हायर पावर वाला क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हटा दिया जाता है। तो यहाँ से z डैश z इक्वल टू अपने पास होता है 1 2h बाई कितना r, और यहाँ से z डैश जो होता है z 1 माइनस 2h बाई क्या होता है r। बात समझे कितना हाइट गया है, तो h हाइट देख लीजिएगा, उसका 2 गुना बाई रेडियस ऑफ अर्थ, 1 में से इसको माइनस कर रहा होता है, और ये देख रहे हैं ये भी क्या है, 1 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, नेगेटिव आ जाएगा आपका वैल्यू। बात समझ रहा है, तो ये होता है कब के लिए, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब के लिए केस होता है। आई होप 3 फार्मूलाज आपको अलग अलग तरीक़े से निकाल के दिखा दिए, अलग अलग केसेस निकाल के आपको दिखा लिए, और यही आपको फार्मूलाज याद करने होते हैं
फार्मूला डायरेक्ट इसमें नोमेरिकल पूछे जाते हैं, तो नोमेरिकल तो इसमें कर नहीं रहे, हम लोग नोमेरिकल का सीरीज़ लेके आने वाले हैं। फिलहाल इसको कंसेप्ट आप जरूर याद रखें और नोमेरिकल इस क्वेश्चन इस फार्मूला को याद रखें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।